ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। नीलम बहन जी, शीतल बहन हाजिर हैं हम अपने भाइयों का फोन इन कार्यक्रम लेके, जो कि आज हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है रेडियो कृषि पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो हम अपने भाइयों को बता दें, हमारा फोन इन कार्यक्रम है और इसका विषय है आज बसंतकालीन गन्ने की बिजाई की संबंधी समस्याएं और समाधान। बिल्कुल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार, ये विभाग अध्यक्ष हैं सकुती टांडा इंडियन पोटाश लिमिटेड। और जो हमारे दूसरे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र शामली से। तो चलिए, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल और चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में दोनों विशेषज्ञों का स्वागत है, डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी। धन्यवाद। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर US तेवतिया जी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों के जब तक हम फोन आते हैं तब तक हम अपने विशेषज्ञों से जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर साहब, जो बसंतकालीन बिजाई हमारे किसान भाई करते हैं तो उसका सही समय क्या होता है, कि कब से शुरुआत कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि सही समय उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक बिंदु है। यदि किसान भाई सही समय पर गन्ने की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से उसको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का सही समय है वो 10 फरवरी से प्रारंभ होकर और मार्च के अंत तक गन्ने की बुआई कर सकता है बसंतकालीन गन्ने की बुआई। ये थोड़ा सा समय अंतर इस प्रकार भी आता है कि जो हमारा समय है वो तापमान के आधार पर भी होता है। तापमान 10 फरवरी से पूर्व भी तापमान यदि बढ़ना प्रारंभ हो गया है, दिन का तापमान हमारा 30-32 डिग्री से ऊपर जाना प्रारंभ हो जाता है, तो हम उसकी बुआई पूर्व में भी प्रारंभ कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी अवश्य लेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं सुरेश पाल सिंह बोल रहा हूँ बड़ौद बागपत से। हाँ सुरेश पाल जी, आप अपना सवाल कीजिए। आज गन्ने की पाठशाला है जी, हमारे साथ गन्ने के विशेषज्ञ हैं। ये जो 15-0-23 गन्ने की वैरायटी है जी, इसके बारे में पूछना जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो हमारी बसंतकालीन गन्ना बुआई है, इसके लिए ये प्रजाति उपयुक्त है, बहुत अच्छा इसका उत्पादन रहेगा, क्योंकि ये हाईली अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, बहुत जल्दी शीघ्र पक के तैयार होती है। इसलिए यदि हम इस प्रजाति की बुआई बसंत काल में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, किंतु सावधानी जरूर बरतें। इस प्रजाति में हमें जो बुआई करनी है, प्रयास करें ट्रेंच में आप इसकी बुआई करें,
ताकि हम इसमें अर्थिंग अप करके इस पे मिट्टी चढ़ा सके और उसके उपरांत हम इसकी बंधाई अवश्य से अच्छी प्रकार से करें, ताकि इसमें हम इसको थोड़ी सॉफ्ट नेचर की वैरायटी है। लेकिन इस वैरायटी का एक और खास गुण है कि इसके अंदर पित्त नहीं है, ये अंदर से थोतली नहीं है, जिस कारण से इसका जो वेट लॉस होता है, जो अन्य प्रजातियां होती है हमारे जिसके अंदर पित्त डेवलप हो जाता है, उसकी तुलना में इसमें पित्त न होने के कारण कट टू क्रश का समय ये ज्यादा आपको देगी कि आप कटाई करने के बाद मील में जब सप्लाई करते हैं तो उसमें इसके वजन में गिरावट नहीं आएगी। अच्छी वैरायटी है। हेक्टेयर पैदावार क्या है सर इसकी? प्रति हेक्टेयर पैदावार का जो प्रश्न है ये थोड़ा सा किसान की अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है। ये आपको 350 से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक भी उत्पादन दे सकती है। आपको उसका जो मैनेजमेंट है वो, क्योंकि ये वैरायटी थोड़ी जो पत्तियां हैं इसकी हल्का पीलापन लिए रखती है, तो फर्टिलाइजर डोज इसमें यदि हम ज्यादा देंगे तो ये प्रभावित होगी। हल्की हल्की डोज हम बार बार दें तो इस निश्चित रूप से वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में रहेगी। खेत की तैयारी सर, और इसमें खाद जो आप बता रहे हैं वो कितना कितना कब देना चाहिए? बुआई से हम बात करें, यदि हम बुआई की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो रिकमेंडेड डोज है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड डोज है। अब मैं किसान स्तर पे आता हूँ, आपके प्रश्न को सीधा ग्रामीण स्तर पे लेके आता हूँ कि प्रति बीघा हम कितना डालें कि हमारा गन्ने का उत्पादन अच्छा हो। और किसान की ही भाषा में बात करूं, डीएपी या एनपीके या एसएसपी हम कितना डालें, यूरिया कितना डालें, पोटास कितना डालें, प्रति बीघे की दर से यदि हम बात करते हैं, 1 एकड़ को हम 5 बीघे का 1 एकड़ मानते हैं, तो कम से कम 14 किलोग्राम डीएपी प्रति बीघे की दर से आनी चाहिए, 7 से 8 किलोग्राम पोटास प्रति बीघे की दर से आना चाहिए। और यूरिया की जो मात्रा है ये आपकी फसल की वृद्धि पर निर्भर करती है और आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। जो मेरा मानना है वो ये है कि जितनी कम मात्रा में आपके फसल की वृद्धि लगातार बनी रहे, उतना ही कम से कम यूरिया का आप इस्तेमाल करें। जहां तक संभव हो गन्ने का आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो प्रयास करें फोलियर स्प्रे, जो हमारे न्यूट्रेंट है उनका आप फोलियर स्प्रे करें तो ज्यादा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये नैनो यूरिया का जो छिड़काव है वो दानेदार ना घेर के नैनो यूरिया छिड़के? बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि यदि हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नैनो यूरिया का आप जो बाद की अवस्थाएं हैं उनमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बेसल डोज के बाद जितनी बार भी यूरिया की आवश्यकता हो आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किसान भाई यही कहना चाह रहा था कि जो नैनो यूरिया का आप स्प्रे करेंगे, देखो स्प्रे करने के लिए फसल में थोड़ा सा पत्तियां होनी चाहिए। जब पूरा पत्तियां बढ़ जाए ना तब उसका स्प्रे करना है, लेकिन जमीन में बुआई के समय आप ये प्रिल्ड यूरिया ही डालिए जो दानेदार यूरिया है। ठीक है सुरेश पाल जी, फोन करने के लिए आपका धन्यवाद और आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? मौसम का बदलाव हुआ है, ये हम जानना चाहेंगे गन्ने में क्या कोई रोग लगने का खतरा है? अगर खतरा है तो उसका मतलब हम समाधान कैसे कर सकते हैं? ये छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप भेज देने की कृपा करें। किसान भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, लेकिन ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका पौधे गन्ने के लिए पूछ रहे हैं या आप पेड़ी गन्ने के लिए पूछ रहे हैं? पेड़ी गन्ना के लिए आपको ये बताइए कि आपके यहाँ जो वाटर शूट होते हैं, जो बोगले होते हैं, क्या वो छोड़ते हैं आप लोग? जो कल्ले निकलते हैं क्या आप छोड़ते हैं आपके यहाँ इधर? हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले तो यही है कि वो कल्ले ना छोड़े आप, क्योंकि उसमें जो इस बार जो टॉप बोरर का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो चेन तोड़नी है, क्योंकि उसकी जो पीढ़ी थी जो साल भर में 5-6 पीढ़ियां रहती है तो वो ब्रेक नहीं हो पाई है और उन्हें जो पोगले हैं गन्ने के उनमें उनके अंडे छिपे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है आपके क्वेश्चन के माध्यम से ही कि कोई भी किसान जो पेड़ी फसल रख रहा है वो पोगले ना रखें, ठीक है जी। और उसके बाद में क्योंकि टॉप बोरर की जो पीढ़ी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली हो रही है तो उसके लिए आप एक काम करें, या तो उसमें फ्यूराडान है 2 किलो के बीघे के, आपके यहाँ बीघा होता है या? जी होता है। 1 एकड़ में आप 10 से 12 केजी फ्यूराडान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें कीट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि गन्ने में खाद के बारे में जाना था, पोषक तत्व किस अनुसार और कितना देना चाहिए? सबसे पहले ना अपनी मिट्टी टेस्ट करानी चाहिए।
मिट्टी टेस्ट कराने से ये पता चलेगा कि मेरे खेत में कौन से पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है और कौन सा की कमी है। और उसमें ये ध्यान रखें कि एनपीके के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी आप जो है विश्लेषण कराएं, उसका मिट्टी टेस्ट कराएं। और उसके बाद में फिर एक दूसरी चीज और है कि जो जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसको भी डालें आप। अच्छा। तो उसको अब देखो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको 10 टन प्रति हेक्टेयर भी डाल देंगे, बढ़िया है। लेकिन उससे ये फायदा होगा कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं एनपीके या और, उनकी भी उससे कार्य क्षमता बढ़ जाती है जी। ठीक है। जैसे कि आप अगर आपके शरीर में पूरी जान है तो आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है ना। उसी तरह से अगर जमीन में ऑर्गेनिक मैटर है तो उससे जो है प्लांट जो बहुत अच्छा मजबूत होता है, जिससे रोग और कीट भी कम लगेंगे और आपकी पत्तियां भी हरी रहेंगी और आपका गन्ना स्वस्थ रहेगा। तो और जो भी रिकमेंडेड डोज है जैसे 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास, और उसके साथ में जो ये जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, ये चीज भी आप जरूर डालिए क्योंकि इनकी भी कमी हो रही है। मिट्टी टेस्ट ना करा रहे तब मैं बता रहा हूँ आपका 10 किलो प्रति हेक्टेयर आप जो ये सूक्ष्म तत्व डाल दें और 20 से 25 किलो अगर सल्फर जो है सल्फर को डालें आप। जी सर ठीक है। हाँ। मिट्टी की जांच जो होती है वो अप्रैल मई में करानी चाहिए है ना, उचित समय वही रहता है। किस चीज का? मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच कराने का। मिट्टी की जांच देखिए ऐसा है, देखिए आप गन्ने के केस में पूछ रहे हैं ना, तो आप देखिए अगर आपका गन्ने का खेत खाली है, टेस्ट कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1 महीना से पहले उसमें कोई 1 महीना तक कोई खाद ना लगा हो, और उसमें जो सैंपल लें आप 1 एकड़ में से 5 जगह से सैंपल लें। हाँ। चारों कोनों से लगभग 20 फीट अंदर जाएं, वहां लें, एक बीच में से लें। अगर जमीन आपकी कहीं से ज्यादा मजबूत है, कहीं से कमजोर है, जैसे ऊसर होती है एक ही खेत में, तो सब जगह से लें सैंपल। मुझे मालूम है क्योंकि मैं अभी आपके ही चैनल पे सुना था कि छाया ना हो और कहीं पे पानी का कटाव ना हो। और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी 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 बिल्कुल कटारिया जी। थोड़ी मिट्टी में तो हमारी आप YouTube चैनल देखते रहे, हम बिल्कुल जो है उसमें क्लास गन्ने की पाठशाला जो है ना, आप ये ऑल इंडिया रेडियो का हमारा एपिसोड पाठशाला देखते रहें, इसमें गन्ने की हर एक चीज कवर की जाएगी। जी जी सर ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान भाई और हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते। नमस्कार जी। मनोज कुमार हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी मनोज कुमार, हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से। और गन्ने से संबंधित आपका क्या सवाल है? मेरे गन्ना मतलब लगा हुआ था तो उसमें एक मतलब जो रोग लगा हुआ है, जो गन्ना में लाल निशान बन जाता है, वो लग गया है जहाँ तहाँ गन्ने में जो लाल निशान ऐसा महसूस होता है, तो इसको लिए हम जानना चाहते हैं क्या लाल निशान जो किसान भाई आपने बताया मनोज जी कि पत्तियों पर लाल निशान है, या आपने गन्ना बीच से डाइसेक्शन बीच से चीर के देखा है, वहां पर लाल निशान के धब्बे आपको नजर आ रहे हैं? ऊपर से नजर आ रहा है। ऊपर से पत्तियों पर केवल? हाँ। गन्ना आपने बीच से चीर कर देखा तो सफेद है, बिल्कुल अच्छा, वो तो सही है। हाँ देखो, 2 प्रकार के लक्षण हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब टॉप बोरर का अटैक होता है, गोब में पत्तियां जो हमारी होती है उसकी मिड्रिप होती है, मध्य सिरा होती है, उस पर जब वो कीड़ा रेंग के चलता है अंदर गोब में घुसने के लिए, तो वो रेंग के जब चलता है तो स्क्रैच करता है, उसको खुरचता है। खुरचने की वजह से वहां पिगमेंटेशन हो जाता है, मिड्रिप पे लाल रंग के धब्बे वे आने नजर हो जाते हैं। एक प्रकार के लक्षण तो ये है। दूसरा ये है कि यदि आपकी पत्ती है, उसी पर पूरी पत्ती पर एक जंगनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, वो एक रोग की श्रेणी में आता है जो उस पे लग जाता है। आप उस रोग के नियंत्रण के लिए उस पे थाइफ्रेट मिथाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि उसको आप प्रॉपर पहले डायग्नोस करें कि कीट के कारण है या रोग के कारण है। यदि उसमें गोब आपने देखी है, गोब में कोई कीड़ा नहीं है, गोब स्वस्थ है, केवल पत्तियों पर ही उसके लक्षण है, तो इसका मतलब वो आपकी पत्तियों पर जंग जैसी संरचना वो बीमारी के कारण है। उसको आप थाइफ्रेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम नाम के फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो दवा आपने बताई उसकी मात्रा क्या रहेगी? जी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि मात्रा क्या हो। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप उसका घोल बनाकर पौधे पर स्प्रे करें, और मात्रा हमेशा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है, न कि जो आपका एकड़ है उसमें आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे इसकी दर यही रखनी है, चाहे पानी की मात्रा आप उसमें कितनी भी रखें।
और प्रयास करें 1 एकड़ में जब आप स्प्रे करें मिनिमम से मिनिमम 200 लीटर पानी आप उसमें अवश्य इस्तेमाल करें। यदि उससे कम, क्योंकि गन्ने का फोलिएज ज्यादा होता है, यदि उससे हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो पूरा कवर करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी वाटर की या दवाई की घोल की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब एक जो ड्रम आता है 200 लीटर का, उसमें 400 ग्राम दवाई डाल लें और उसका घोल बना के उसका इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब, फोन करने के लिए मनोज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम और पता बताइए। जयपाल भाटी, चंदनपुर मिल, जिला अमरोहा। जी जयपाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि 38 जो बीज है गन्ने का जी, वो बीज बोल नहीं दे रहा, क्या वैज्ञानिक ये बताए ये फेल करते क्या है, इसकी रिकवरी करना क्या बात है? नहीं, बीज में कोई समस्या नहीं है, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप हो रहा है, इसलिए उसको बुआई में सावधानी बरतने का मुख्य बिंदु है। बीज में कोई मील हमारा मील बोल नहीं दे रहा है हमारी। जी जी जी, नहीं, वैरायटी स्वीकृत प्रजाति है, लेकिन उसमें कुछ जगह पर बीमारियों का प्रकोप, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर रेड रूट का प्रकोप है उसमें, तो वहां पर मध्य उत्तर प्रदेश है वहां पर भी, वेस्टर्न यूपी में अभी उतना प्रकोप उस पर नहीं है। तो आप उसका सावधानी पूर्वक, यदि आप उसको बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे और आपका बीज पहले से भी स्वस्थ हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, नुकसान है तो हमें, लेकिन बीज जो बोने नहीं दे रहा बीज को, 18 बुआ रहा है, 23 बुआ रहा है। वो जो 18, 23 या अन्य प्रजाति के लिए बुआई के लिए बात कर रहा है जयपाल जी, स्थिति ये है कि जो हमारी 0238 वैरायटी है उसका क्षेत्रफल लगभग 90-95% केवल एक ही वैरायटी का क्षेत्रफल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये वैरायटी क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो गया है, जिस कारण से कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी अधिक हो रहा है, इसीलिए हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप इस वैरायटी के साथ साथ अन्य वैरायटियां भी लगाएं। जैसे 118 ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली है, 15023 है, को लक 14201 है, को 71335 है। ये प्रजातियां सभी रिकमेंडेड प्रजातियां हैं, और क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो रहा है, 100% या 95% क्षेत्रफल में यदि एक ही वैरायटी होगी और उसमें कोई कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है तो उसमें आगे भविष्य में बीज में भी समस्या आती है। इसलिए प्रजातियां प्रतिस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए ही वहां पर आपको सजेस्ट किया जा रहा होगा कि आप अन्य प्रजातियों को भी लगाओ। प्रजाति तो हमारे पास है भी थे, लेकिन तेज में हमें फायदा नहीं हो रहा, नुकसान है। अच्छा किसान भाई, देखो ऐसा है, 15-0-23 मेरे पास खड़ी है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो ये 0238 है उसको उगाने का तरीका आप बेहतर जानते हैं, काफी दिनों से आप इसे उगा रहे हैं, तो आपका इससे बहुत लगाव हो चुका है और इसने आपको पैदावार भी दी है, इसलिए आप इसे उगाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो मील है ये भी आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। और क्योंकि डॉक्टर साहब, होता क्या है कि कभी कभी कोई ऐसी किस्म होती है जिसको ज्यादा दिनों तक लगाने के कारण उसमें बीमारियां और उसका पड़ता कम हो जाता होगा जी। और दूसरे, क्योंकि आप गन्ना उगाते हैं मील के लिए, मील में डालना है, तो अगर मील आपको सुझाव दे रहे हैं जिस किस्म के लिए कि इसको आप लगाओ, तो निश्चित तौर पे वो आपका 100% गन्ना ले लेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाई कि आप जो कह रहे हो ना, नुकसान है तो हमारा है और फायदा है तो हमारा है, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें भी आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप गन्ना तो मील पे ही डालेंगे ना, अगर गन्ना पैदा नहीं हुआ, आपका पैदावार कम हुई, तो किसका नुकसान है? मील का भी तो नुकसान है, मील को गन्ना नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं। मेन समस्या है कि वो तो मील अगर सोच रहे हैं कि कोई स्पेशल किस्म लेना चाह रहे हैं तो बीज दे रहे होंगे या इनके पास है। तो एक्चुअली क्या है, ये 38 वैरायटी का क्षेत्रफल बेहद ज्यादा हो गया है भाई, 90% से प्लस। यदि मोनोकल्चर सिंगल वैरायटी होती है तो वैरायटल बैलेंस बिगड़ता है। यस, उस वैरायटल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ही मील 38 को मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल अन्य प्रजाति बैलेंस के लिए उसको कह रहा है, उसको बनाने के, जिससे कि एक अनुपात बन सके। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं, इस समय बसंतकालीन गन्ने की बिजाई संबंधी समस्याएं और समाधान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, और दोनों साथ में हैं हमारे डॉक्टर ईवस तेवतिया जी भी हैं, और जो किसान भाई फोन करते हैं उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन हमें लगता है एक किसान भाई का फोन आ गया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुजफ्फरनगर में पड़े जी, चढ़ीधाम। मुजफ्फरनगर में। क्या सवाल है आपका गन्ने की फसल से संबंधित? आपने बताया था, ये 18 बीज जो है, 18 जो बताया था जी, ये तो पिछले साल हमने बोया था
फागण में जी उससे पहले जी। और ये 38 हुआ था हमने गेहूं का, अर्जुन में बराबर लगा था लकड़ी अब उसका उत्पादन कम मिल पाया आपको 18 का, तो वो तो रहेगा 20 कुंटल कम। जी 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 बिल्कुल हो सकता है, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, कहीं ना कहीं आपके दो अलग अलग खेतों पर बोया गया है, अलग अलग समय पर बोया गया है, अर्जुन में बराबर लगा था लकड़ी अब उसका उत्पादन कम मिल पाया आपको 18 का, तो वो तो रहेगा 20 कुंटल कम। जी 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 जी। लेकिन जो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है प्रजाति बताने का, वो उद्देश्य ये है कि हम प्रजातीय प्रतिस्थापन अपने खेतों में बनाए रखें। केवल 118 ही विकल्प नहीं है, आप 15-023, 14-201, 13-235 कोई भी ऐसी प्रजाति लगाओ जो आपकी भूमि के लिए अनुकूल हो, आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड वैरायटी हो, ताकि हम जो 38 वैरायटी है ये बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप अधिक हो गया है, क्षेत्रफल अधिक है। आप 38 वैरायटी लगाएं, लेकिन उसका सभी प्रकार से पहले प्रबंधन करें, बीज उपचार करें, आपका बीज स्वस्थ हो, ये सारी चीजें आप पहले इंश्योर्ड कर ले, पक्का कर ले। यदि वो सभी चीजें अच्छी है तो आप 38 वैरायटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में कुछ छोटी छोटी समस्याएं एक ही वैरायटी का मोनोकल्चर हो जाने के कारण किसी भी कीड़े और बीमारियों को बढ़ने के लिए आसानी से अनुकूल वातावरण, अनुकूल भोजन मिल रहा है। इसलिए प्रजातीय प्रतिस्थापन की बात की जाती है कि हम थोड़ा थोड़ा वैरायटल बैलेंस बनाए रखें, अन्य प्रजाति अवश्य लगाएं। एक ही खेत में बार बार एक ही वैरायटी हम लगाते रहेंगे तो उससे भी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। आपने पिछले 2 बार 3 बार से किसी खेत में 38 लगाई है, पौधा पेडी, तो अब की बार प्रयास करें आप उसमें 15-023 या 14-201 या 118 लगाएं। उसके बाद आप एक फिर दोबारा से 0-238 ले सकते हैं, ताकि प्रजातीय बदलाव आपके खेत में होता रहे। एक बात मेरी भी तो सुनो। जी जी। वो ही तो नंबर है उसमें आधे में था 18 और आधे में था 38 जी। ये तो फागण का बोल दिया 38 हुआ था गेहूं का जी, और बराबर वाले नंबर में गया था 14 जी, और 38 में रोक दिया, 38 नहीं था। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 38 का प्रोडक्शन बेहद अच्छा है, लेकिन कीड़े बीमारियों का प्रकोप हो रहा है। क्या एक ही विकल्प के पीछे हम लंबे समय तक चलते रहेंगे? 38 को हम सहमत है, लेकिन 118 का हो सकता है आपके प्लॉट में कोई समस्या रही हो, या तो आप उस पर्टिकुलर दायरे की आप जमीन की जांच करा ले, या कोई मेजर प्रॉब्लम आप मुझे बताएं तो मैं उसका निवारण बताऊं कि 118 में फुटाव कम हुआ है, टिलरिंग कम हुई है, जमाव कम हुआ है, बढ़वार कम हुई है, इंटरनोड की लेंथ कम है, तो मैं उसके विकल्प आपको बताऊं कि भाई ये आप विकल्प उसमें अपना सकते हैं आप। या फिर मैं भविष्य में फिर किसी दिन, क्योंकि लंबी वार्ता होगी, यदि मैं पूरी गन्ने की फसल को चर्चा करने पर बात करूं कि भाई हम बुआई से लेके कटाई तक की बात करें, क्योंकि अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप पूछेंगे। जैसे मैं 118 का विकल्प बताया, आप दूसरी वैरायटियां और प्रयोग करें जो भी आपके खेत में अच्छी चल सकती है। अन्यथा यदि आपको लगता है कि मेरी 38 ही विकल्प सबसे अच्छा है, लेकिन निवेदन है बगैर बीज उपचार के उसको न बोए, स्वस्थ बीज बोए और ऊपर का 1/3 पोर्शन बोए, और टॉप पोर्शन में ये भी सावधानी बरते अब की बार, क्योंकि टॉप बोरर का अटैक बेहद ज्यादा है। टॉप पोर्शन यदि आप लेते हैं उसमें स्वस्थ गन्ना हो, उसमें वह बड़ स्प्राउट ना की हुई हो, टॉप बोरर का अटैक ना हो, क्योंकि हम 1/3 गन्ना ऊपर का ले रहे हैं और उसी में ही पता लगा टॉप बोरर का अटैक है, तो 1/3 का जो कंसेप्ट है वो वहां पर फेल हो जाता है। इसलिए सावधानी ये बरतनी है कि टॉप पोर्शन में भी स्वस्थ गन्ना ही आप उसका चुनाव करें। जी बिल्कुल धर्मपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई करते हैं, कई ऐसे तरीके होते हैं, कई विधियां होती हैं, और कौन सी ऐसी विधि है जिससे बिजाई करें उन्हें अच्छा उत्पादन मिले और रोग और कीटों का प्रकोप कम हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विधि बहुत महत्वपूर्ण है जी। जो किसान भाई साधारण विधि को अपनाते हैं जिसमें 2 कुंड के बीच की दूरी कम होती है, समतल उसको पाटा लगा के वो बना देते हैं, साधारण तौर पर वो 75 सेंटीमीटर एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच की दूरी रखते हैं, जिस कारण से उनका उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाता। दूसरा, कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप अधिक होता है। यदि हम विधियों की बात करें तो आज के समय में सबसे अच्छी विधि जो अपनाई जा रही है वो ट्रेंच मेथड है। 2 कुंड के बीच की दूरी को ज्यादा किया जाता है उसमें, और ट्रेंच का मतलब है कुंड के अंदर बुआई करना, 1 फीट चौड़ा और लगभग 8-9 इंच गहरा या 10 इंच गहरे कुंड के अंदर हम बुआई करते हैं, और एक कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी मिनिमम से मिनिमम 4 फीट रखते हैं। और तीसरी एक विधि है रिंग पिट विधि, गड्ढा विधि, जिसमें हम एक केंद्र बिंदु से त्रिज्या जो एक साइड की दिशा होती है उसमें 1 फीट, चारों ओर 1-1 फीट का हम गड्ढा बनाते हैं, 1 फीट गहरा हम उसमें गड्ढा तैयार करते हैं।
मुख्य रूप से जो हमारी विधि है ट्रेंच मेथड हम जिसको बोलते हैं, वो उत्पादन को भी बढ़ाने का कार्य करती है। जो हमारे खाद, उर्वरक, सिंचाई, जो भी हमारा जल प्रबंधन की चीजें हैं, ये वो सभी प्रकार के मैक्सिमम प्रोडक्शन हम उससे ले सकते हैं। दूसरा, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कैसे कम होता है, ये बुआई की विधि है, लेकिन कीड़े बीमारियों को भी कम करती है। क्यों? क्योंकि 2 कुंड के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और हमारे एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं पहले। जी नमस्कार। नमस्कार जी। रजनीश कुमार बात कर रहा हूँ। कहाँ से रजनीश जी बोल रहे हैं? ये दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से। क्या सवाल है आपका? जैसे पेड़ी गन्ने में सिंचाई का मतलब नियम क्या रहता है कि सिंचाई पेड़ी गन्ने में कब कब की जाए ताकि जो है पैदावारी अच्छी हो सके? जी डॉक्टर विकास जी। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पेड़ी का सिंचाई का जो सीधा सीधा संबंध है वो उसके फुटाव से निर्भर कर, फुटाव के साथ को रिलेट करता है। यदि हमने प्रारंभिक अवस्था में अधिक सिंचाई की है और अधिक पानी की मात्रा उसमें दी है तो निश्चित रूप से फुटाव को कम करेगा। प्रयास करें जब आपका पौधे की आप हार्वेस्टिंग करते हैं, आपने यदि एक तरफ से हार्वेस्टिंग की है, उसमें वाटर सोर्स कल्ले नहीं छोड़े हैं, तो आप उसमें फुटाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाए। उसके बाद यदि आपने कटाई करने से पूर्व उसमें हल्की सिंचाई की थी और उसमें कटाई के समय पर्याप्त नमी बनी हुई है, तो पानी को जितना लेट देंगे, क्योंकि पानी की जो आवश्यकता है, यदि मैं बात करूं दिनों के आधार पर 10 दिन, 15 दिन या 21 दिन, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन आता है भूमि की दशा के आधार पर। यदि आपकी जमीन रेतीली है तो हो सकता है 10 से 12 दिन में पानी की आवश्यकता पड़ जाए। यदि दोमट भूमि है तो 15 दिन में पड़ेगी, और यदि चिकनी भूमि है तो लगभग 21 से 25 दिन में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप नॉर्मली उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? उसको ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खेतों में फुटाव की प्रक्रिया को देखें कि जब प्रारंभिक अवस्था में फुटाव आपका मैक्सिमम मिल जाए, उसके बाद आप उसमें सिंचाई करें। इसका अर्थ है कि पहली प्रारंभिक सिंचाई थोड़ी खिंचाव करके दें, उसके बाद जब पूरे कल्ले फुटाव करके आ जाएं, वाटर सोर्स निकल जाएं, और उसके बाद आप उसमें एक निश्चित 20 से 21 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। जी रजनीश जी, आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा और हमारे दूसरे किसान भाई भी लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। हाँ जयपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ग्राम घसोट्टी जी, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर, यूपी। जी जयपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल यो है, गन्ना जो बुआई चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कितनी तो बुआई करनी चाहिए, कितना खाद पानी 1 एकड़ में, बीज किस तरह बोना चाहिए, वैज्ञानिक विधि है? डॉक्टर यतेंद्र पवार जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जयपाल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप बसंतकालीन बुआई में खेत की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको खेत की तैयारी के लिए रूटरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, मेरी आपसे रिकमेंडेशन है। रूटरी नहीं होती, रोटावेटर। अच्छा। हाँ, रोटावेटर का बिल्कुल इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो ऊपर से ही जुताई करता है। और गन्ने की आप बुआई कर रहे हैं तो गन्ने की बुआई में जड़ों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप रोटावेटर का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। अगर कई साल हो गए हों तो आप उसमें या चिजलर या मिट्टी जो पलो होता है, पलो से भी जुताई कर सकते हैं, जिससे कि अच्छी गहराई पर जुताई हो जाए और जो उसमें भूमिगत कीड़े भी हैं उनसे भी आपका छुटकारा मिल जाए। ठीक है जी। उसके बाद में उनके करने के बाद में आप उसमें टीलर का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। 2-3 बाई टीलर से कर दें और उसके बाद में पाटा लगा के उसको इकसार कर दें। किसान भाई ये बताइए, आप मेथड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बुआई का तरीका कौन सा है? ट्रैक्टर के पीछे जो लेजर चला है उससे ही कराएं जी। हाँ नहीं, उसमें दूरी कितनी है लेजर की आपकी? जो आपके ट्रैक्टर है वो लगभग 35-40 हार्स पावर का ट्रैक्टर होगा, और उसमें एक ट्रैक्टर के पीछे जब एक टायर के पीछे कोण निकलता है, फिर दूसरे टायर के पीछे कोण निकलता है और एक बीच में कोण निकलता है। इसी प्रकार का रेजर होगा। इन 2 कोण के बीच की दूरी लगभग 24 से 26 इंच और अधिकतम 28 इंच रखी जाती है। और यदि इस प्रकार की हम दूरी रखते हैं, बसंतकालीन जो समय है वो जमाव के लिए बहुत अच्छा है, फुटाव के लिए बहुत अच्छा है, तो इस दूरी को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। 2 कोण के बीच की दूरी कम से कम 4 फीट हो, या यदि आप और लगता है आपको 4 फीट अधिक दूरी हो जाती है तो मिनिमम 3.5 फीट 2 कोण के बीच की दूरी हो। क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों के प्रश्न आते हैं हमारे पास कि जी गन्ना लंबा तो बहुत है लेकिन मोटा नहीं हो पा रहा है। मोटा होने का संबंध जो सीधा सीधा संबंध है वो केवल और केवल दूरी से है। यदि हम 2 कोण के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो हमारे जो गन्ने की मोटाई है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि गन्ने की मोटाई का जो संबंध वो पत्ती की बढ़वार से है। जब पत्ती चौड़ी और लंबी होगी
तो निश्चित रूप से गन्ने की मोटाई अधिक होगी। इसलिए जो यतेंद्र जी कह रहे थे उसका आशय यही था कि 2 कूंड के बीच की दूरी आप साधारण न रखें, उसको दूरी को बढ़ाने का प्रयास करें ताकि आपके गन्ने का उत्पादन अच्छा हो। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि अगर हमारे किसान भाई एक कूंड से दूसरे कूंड की दूरी बढ़ा देते हैं तो उनके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, अच्छा लाभ मिलेगा उनको। बिल्कुल, ठीक है जी। जयपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे थे गन्ने की बिजाई ट्रेंच विधि से करें, जी, तो इसमें जो हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं तो बीज का चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है। जी। तो किस तरीके से करें? बीज का चुनाव प्राथमिकता ये रखें कि जो हम बीज के लिए गन्ना लेंगे उसकी उम्र कम हो, 8 से 10 महीने का हमारा पौधा हो जो हम बीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसमें जो हमारा पौधा है वो स्वस्थ हो, उसमें किसी प्रकार के कीट और बीमारियों का प्रकोप पहले से ना हो। और प्रयास जो हम बीज लेंगे वो बीज हमेशा यदि ऊपरी पोर्शन हम इस्तेमाल करें, टॉप 1/3 इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा, या मिड पोर्शन से ऊपर का गन्ना इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि गन्ने के ऊपर का भाग इस्तेमाल करें, वो क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आपने ही पूछ लिया। अदरवाइज क्वेश्चन किसान भाई पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कहीं गोष्ठी में होते हैं तो उस प्रकार के। जी, ऊपर का हिस्सा क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि मैं किसान की भाषा में आ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर के जो हिस्सा है उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, चीनी कम होती है, और ग्लूकोज जो जमाव के लिए आवश्यक होता है वो ज्यादा होता है। नीचे फ्रुक्टोज ज्यादा होती है, चीनी अधिक होती है, जिस कारण से जो हमारी नीचे की आंखें हैं वो फुटाव के लिए कम होती है। ग्लूकोज हमारे पौधे में आंखों को जमाव करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा एक और लॉजिक बनता है, जो नीचे की आंखें होती है वो अवधि में ज्यादा दिनों की होती है, क्योंकि जमाव हुआ है, पहले नीचे की आंखें बनेगी फिर ऊपर की बनेगी। नीचे की आंखें पूरे वर्ष भर धूप और हवा के संपर्क में रही है, जिसके ऊपर का आंख का कोट हार्ड हो जाता है, वो आंख के ऊपर की परत सख्त हो जाती है। यदि उसको पूरा अच्छा अनुकूल वातावरण वहां मिलेगा, पर्याप्त नमी मिलेगी तो अच्छा जमाव करके आएगी। यदि नमी में थोड़ी भी कमी रह गई है तो नीचे का पोर्शन कम जमाव करेगा। ऊपर उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, तो इसलिए वो आसानी से कम नमी में भी अच्छा जमाव करके ऊपर का पोर्शन आता है। किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नाम और पता बताइए अपना। हम अवध बिहारी बोल रहे हैं, ग्राम चक चक्की, डाकघर चक्कीला, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जी अवध बिहारी जी, क्या सवाल है आपका? ये बसंतकालीन जो गन्ना लगाने की बातचीत चल रही है, हमारे यहाँ जो तापमान 45 डिग्री 46 तक कभी कभी चला जाता है, तो ये बसंतकालीन गन्ना उस समय। आपका प्रश्न है, जब आपके यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है उसको हम दूसरी श्रेणी में लेके जाते हैं, हम देर से बसंतकालीन बोलते हैं। जब 40-45 डिग्री की बात करते हैं हमेशा वो गेहूं काटने के बाद की गन्ने की बुआई की बात हम कर रहे हैं। उस समय वास्तव में वैज्ञानिक स्तर की हम बात करें तो गन्ने की बुआई की रिकमेंडेशन नहीं होती है, क्योंकि यदि हम गेहूं काटने के बाद गन्ना लगाते हैं, जो उसको अनुकूल वातावरण और वृद्धि के लिए समय चाहिए, वो दोनों ही चीजें वहां पर उसको अनुकूल नहीं मिलती है। इस कारण से क्या होता है, तापमान होने के कारण किसान भाइयों को उसमें सिंचाई बार बार करनी पड़ेगी, जमाव की दृष्टि से, फिर बढ़वार की दृष्टि से उसमें बार बार सिंचाई करने के लिए। गन्ना लास्ट में हमने मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट में बोया है, गेहूं काटने के बाद तापमान अधिक है, हमने बार बार सिंचाई करके उसको अच्छा मदर सूट तैयार किया है। उसके बाद एकदम से बारिश का समय आ जाता है, बरसात का मौसम आता है, तो जो गन्ने की फेज होती है, डिफरेंट फेज है, जर्मिनेशन जमाव की अवस्था है, फुटाव की अवस्था है, ग्रांड ग्रोथ फेज है, वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है, तो फुटाव की अवस्था बीच में कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है, तो जमाव के बाद सीधे वो वनस्पतिक वृद्धि पे चल पड़ता है। इसलिए अधिक तापमान, जब भी तापमान 40 से ऊपर जाना प्रारंभ हो जाएगा तभी वो आपके जमाव को और वृद्धि को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इसलिए बसंतकालीन का जो समय है वो हमेशा मार्च के अंत तक का कहा जाता है, ताकि आप उससे अधिक तापमान बढ़ने से पूर्व ही आप अपने गन्ने की बुआई कर लें। जी अवध बिहारी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार जी। मेरा नाम जबर सिंह खारी है जी। जी जबर सिंह जी, रेडियो आर्टिस्ट भी रहा हूँ जी, पहले चंदन लाल जी। जी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? खतौली से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो या बंद कर लो। सवाल ये करना जी, गन्ने में सूखने लग रही जी, 38 है जी, सूखने लगा है। 2 प्रकार के लक्षण में सूखने के आपसे पूछना चाहूंगा। देखो, 3 प्रकार की समस्या सूखने से प्रारंभ होती है। एक रेड रोट के कारण गन्ना सूखता है, एक विल्ट के कारण गन्ना सूखता है, एक हमारे यहाँ नॉर्मल प्रचलन में है, गन्ना सूख गया जी ऊपर की तरफ से, लगा है टॉप बोरर, अगोला बेधक लगा है, वहां पर गन्ने पे ऊपर की जो, क्योंकि गोब में कीड़ा घुस गया है तो पत्तियां वहां पर उसकी गोब खराब हो जाती है जी, सारा गन्ना ऊपर से सूख गया है।
अब मैं आपसे ही छोटा है एक निवेदन करूंगा कि क्या आपने कोई गन्ना बीज से चीर के देखा है? 38 का गन्ना जो आपका सूखा है, वो कोई गन्ना आपने बीज से चीर के देखा है? पूरा ऊपर से नीचे तक गन्ना चीरा है? हाँ, चीर के देखा जी, सब काना से हो रहा है जी अंदर से। वो अंदर से काना केवल ऊपर अगोले के पास से था या बीच में जड़ तक भी उसमें लाल रंग के धब्बे थे कहीं? नहीं, जड़ तक नहीं है, ऊपर ही ऊपर है। ऊपर ही ऊपर है। देखो, मैं वही चीजें कह रहा था। यदि आपके खेत में रेड रोट है तो पूरा गन्ना लाल मिलेगा, विल्ट है, उक्टा की बीमारी है तो गन्ना पूरा बीच से लाल मिलेगा। लेकिन जो टॉप बोरर है गुलाबीदक, उसमें ऊपर का गोला टॉप बोरर लगने के कारण वहां पे सूख रहा है, तो उसमें ऊपर वो केवल कीट है। हमें नियंत्रण कीट का करना है टॉप बोरर का। अच्छा जी, तो इसके उपचार है? हाँ, इसके उपचार है। आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करें। आप जहां तक संभव हो आप मैनुअली, हम केवल केमिकल के आधार पर ही ना रहे कि हमें क्लोरेंटानिलीप्रोल मिलेगी, हम तब उसका इस्तेमाल करेंगे और तब उससे हम 100% नियंत्रित करेंगे। उनको केमिकल जरूर इस्तेमाल करने चाहिए जब आपका जो थ्रेशोल्ड लेवल है एक ऐसा स्तर आ जाता है कि आपके खेत में ज्यादा प्रभाव होने की संभावना है, आसपास के खेतों में ज्यादा प्रभाव है, तब हम केमिकल की तरफ चलें। उससे पहले आप लाइट ट्रैप लगाओ, आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगाओ, आप अपने खेतों में ट्राइकोकार्ड आते हैं, कागज का टुकड़ा आता है, उस पे ट्राइकोग्रामा मक्खी के अंडे चिपके रहते हैं। आप 1 एकड़ में 2 कार्ड लगाए जाते हैं, उनके एक एक कार्ड के 10 हिस्से हम करके और उसको खेतों पर लगा देते हैं। आप उसमें से ट्राइकोग्रामा की मक्खी निकलेगी, आपके टॉप बोरर के अंडों को वो नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार सबसे आसान तरीके से हम टॉप बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। पूछ रहे हैं सिंचाई कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई में कोई इशू नहीं है। हम सिंचाई को केवल इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जैसे सिंचाई हम खेतों की करते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, कीड़े को अपनी अगली जनरेशन बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए थोड़ा सिंचाई को उससे कोरिलेट करते हैं। अब जो समय है, इस समय जब भी आपके खेत में सिंचाई की आवश्यकता हो तो उसमें सिंचाई करें, उससे कोई उसका ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें अभी उससे नहीं होगी। मैं तो किसान भाई को सलाह देंगे कि किस्म में बीमारी या कीड़ों का प्रकोप हो रहा है तो दूसरी किस्में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। यही हम प्रजाति विविधीकरण चलने की बात करते हैं कि हम फसल विविधीकरण पे तो हम पहले से लगे हुए हैं कि हमें फसलें बदलनी चाहिए, लेकिन हम किसानों से निवेदन ये भी करते हैं कि प्रजातीय विविधीकरण अवश्य करें, प्रजाति अवश्य बदलें। कौन सा बीज बोल सकते हैं? 38 तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है हमारे खेतों में। 38 आपके खेतों में अच्छा बैठ रहा है, आप 38 करो, लेकिन आप 100% 38 मत करो। आप 50%, 60% 38 रखो। उसके अलावा को 15-023, को 14-201, को 0-118, को 7-13-235, कोई भी प्रजाति आप अपने खेतों में थोड़े थोड़े एरिया में अवश्य लें, प्रजाति जरूर बदलते रहें। तो सगोती के जो बैटरी से सगोती या खतौली मिल जाएगा जी? मिल जाएगा आपको। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे स्टाफ को दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है जगत सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? हम अवधेश कुमार कुशवाहा चकचपकी से बोल रहे हैं, सोनभद्र से। जी अवधेश कुमार जी, कौन सा हम गन्ना लगाएं कि जिससे अच्छा उत्पादन हो सके? एक में सोनभद्र में लगाना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आप पहले से 0238 वैरायटी लगा रहे होंगे। हाँ, देखो ऐसा है, इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड वैरायटीज है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हम बात करें तो 0238 के स्थान पर को 0118 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 15-023 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लख 14-201 प्रजाति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, को 7-13-235 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे विकल्प हैं और निवेदन इसके साथ ये भी है कि आप 38 के साथ साथ इन प्रजातियों को अवश्य लगाएं ताकि आपके खेतों में विविधता बनी रहे, कोई भी ऐसी समस्या ना हो कि हम एक ही वैरायटी पर आश्रित रहें, जिसमें कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो। जी अवधेश कुमार जी, आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने गन्ने की बिजाई की विधियां बताई, लेकिन जब हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं तो उस समय मृदा उपचार और गन्ने के बीज का उपचार ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। तो इसके बारे में भी आप बताइए किसान भाइयों को। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कुछ बीमारियों को रोकने के लिए हम मृदा उपचार की बात करते हैं। जैसे रेड रोट एक मुख्य बीमारी है गन्ने के केस में, गन्ने में इसको रोकने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा। यदि आप गोबर की खाद में मिला के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोबर की खाद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है जो रेड रोट के फंगस को रोकने पर बहुत ज्यादा ही कारगर सिद्ध होता है। तो आप भूमि उपचार कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, सीड प्राइमिंग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा के द्वारा।
अब बात करते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार के लिए यदि आपको केमिकल की मैं बात करूं तो आप थाइफिनेट मिथाइल जो हमारा केमिकल आता है आप उससे उपचारित कर सकते हैं। उसी के साथ आप इमिडाक्लोरोपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम कीट और बीमारी दोनों से ही हम उसको निजात दिला सके। बीज के अंदर जो भी हमारे कीट के अंडे होंगे हम उनको भी मारने का काम वहीं पर बीज उपचार के द्वारा कर सकते हैं। निवेदन किसान भाइयों से पुनः है, बीज उपचार अवश्य करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खेतों में जब भी गन्ने की बुआई करें हमेशा बीज उपचार करके ही करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आज हमारे किसान भाई सुन रहे थे वसंतकालीन गन्ने की बिजाई संबंधी समस्याएं और समाधान, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर विकास कुमार मलिक और दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर यतेंद्र कुमार, और हमारे साथ में डॉक्टर युवराज तेवतिया भी शामिल थे। तीनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये रेडियो कृषि पाठशाला और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।